अध्याय 1011 विशेष पुरस्कार। इसके अलावा जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक राजा बने और अधिकतम 10 भक्षकबाजों को अपने सेनापति के रूप में चुने तथा उन्हें प्रशिक्षित करे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया था। जब उसने भक्षकबाज सेनापतियों को अपने संकेत देने समाप्त कर दिए तो भक्षकबाज राजा ने भविष्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया। याद रखो, तुम्हें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए और जो इस दुनिया का राजा बनता है उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, समझे? जब उसने ये शब्द कहे तो भक्षक गरुड़ राजा बहुत गंभीर दिखाई दिया, क्योंकि उसने अपने सेनापतियों को दबाने के लिए अपनी शक्तिशाली साधना का प्रयोग किया था। हाँ महाराज, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। 10 भक्षकबाज सेनापतियों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा केवल राजा ही 10 सेनापतियों को खड़ा कर सकता है और आप में से शेष 9 को तब तक उसकी मदद करनी चाहिए जब तक आप इस दुनिया को छोड़ने के लिए राजा के दायरे में नहीं पहुंच जाते। भक्षकबाज राजा को कभी भी अपने गुर्गों की चिंता नहीं थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद एक शक्तिशाली भक्षकबाज राजा होना चाहिए। सामान्यतः जब भी छोटे विश्व से कोई साधक या आत्मिक पशु राजा क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे सामान्य विश्व में पहुंचा दिया जाता है जहां समान प्राणी निवास करते हैं। यहां तक कि यदि किसी सामान्य संसार में भी ऐसे ही प्राणियों का एक छोटा सा अंश हो तो भी वे उस संसार में आरोहित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में ऐसे भी प्राणी थे जो सीधे ही किसी बड़ी दुनिया में चढ़ने में सक्षम थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ अन्य मामलों में बड़ी दुनिया से एक शक्तिशाली प्राणी उन्हें अपनी दुनिया में दे सकता है, भले ही वे राजा क्षेत्र साधक या आत्मा जानवर न बने। हालांकि ऐसा होने के लिए छोटे विश्व या सामान्य दुनिया से साधक को बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए। हाँ महाराज, सभी लोग जानते थे कि उनका राजा किस बात पर जोर दे रहा था, क्योंकि उनका पालन पोषण राजा ने ही किया था। इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाया और कोई भी भक्षकबाज सेनापति भक्षकबाज राजा की दुनिया में राजा की भूमिका निभाने के लिए नहीं रहना चाहता। वे केवल राजा के राज्य में प्रवेश करना चाहते थे और दुनिया से चले जाना चाहते थे। हालांकि उन्हें उस बिंदु तक पहुंचने में सदियां लग जाती क्योंकि उनकी वर्तमान आयु केवल 10 वर्ष थी। ये सही है, वे सिर्फ 10 साल पहले ही पैदा हुए थे और लेवल 5 एडवांसमेंट एक्सेलरेशन बीस्ट लॉ के साथ पहले ही शीर्ष रैंक 6 पर पहुंच चुके थे। और यह कैसे हुआ? ये सिर्फ भक्षक चील राजा के विशेष पालन पोषण की वजह से हुआ। इसलिए वे वर्तमान भक्षक गरुड़ राजा के प्रति पुनर्तः वफादार थे। वैसे भी तुम्हें भी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। यह आक्रमण मेरे लिए किंग दायरे का आत्मा जानवर बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पर्याप्त आराम करो और साबित करो कि तुम्हारा पालन पोषण करना मेरे जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा काम है। शीघ्र ही भक्षक गरुड़ राजा ने अपने सेनापतियों को भगा दिया, क्योंकि उसकी नज़र आकाश पर थी जो कुछ क्षण पहले पूरी तरह से काला हो गया था तथा यहाँ वहाँ कुछ तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ महाराज, सभी भक्षकबाज सेनापति पिछले 14 दिनों से अपने लाखों अनुचरों को प्रशिक्षित करने के बाद थक चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने घरों की ओर वापस जाने से पहले सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार मुझे किसी भी कीमत पर राजा के राज्य में घुसना होगा। सबके चले जाने के बाद भक्षक गरुड़ राजा ने अपने आप से कहा, जैसे वह इस बार अपने आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। ... जल्द ही एक और दिन पल भर में बीत गया। अजाक्स को भूमिगत गुफा में प्रवेश किए हुए 15 दिन हो चुके हैं। वर्तमान में अजाक्स अपने आत्मिक चेतना रूप में आंतरिक दुनिया में आराम कर रहा था, जबकि उसका वास्तविक शरीर भूमिगत गुफा में पैर मोड़कर बैठा था। अरे वाह, वह कब तक बिना कुछ किए वहां बैठा रहेगा? मैं पिछले कुछ दिनों से भक्षकबाज की शक्तिशाली आभा को महसूस कर रहा हूं, साथ ही भक्षकबाज की कुछ अन्य शक्तिशाली आभा को भी मैंने कल महसूस किया। उसके सामने एक छोटा सा नीले रंग का आत्मिक सारस इधर उधर घूम रहा था और अजाक्स को कोस रहा था कि उसने उसे भक्षक चीलों से भरी ऐसी खतरनाक दुनिया में ला दिया है। ऐसा कहा जाता है कि भक्षकबाज अपने शिकार को खाने के बाद उसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ता। लिटिल ब्लू अपने दिमाग में भक्षक चीलों के बारे में सारी जानकारी खोज रही थी और जितनी अधिक जानकारी उसे मिलती गई वह उतना ही अधिक भयभीत होती गई। यद्यपि वह इतिहास में किसी भी आत्मिक सारस से अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी उसे भक्षक चील का नाम सुनकर इतना भयभीत करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भक्षक चील आत्मिक सारस का शिकार करते हैं। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। सोफिया लोरेन की बगल ने महिलाओं के सौंदर्य मानकों को कैसे नया आकार दिया। डिंग 26 ग्रेड 2 एलिमेंटल पैराडाइस को ग्रेड 3 एलिमेंटल पैराडाइस में बदलने का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। डिंग 25 से अधिक ग्रेड 3 मौलिक स्वर्गों के लिए मेजबान को बधाई। डिंग ये प्रणाली मेजबान को ग्रेड 3 एलिमेंटल पैराडाइस को तुरंत ग्रेड 4 में अपग्रेड करने का अवसर प्रदान कर रही है। कृपया चुनें कि मेजबान किस ग्रेड 3 एलिमेंटल पैराडाइस को अपग्रेड करना चाहता है। जबकि फिरोजी रंग का स्पिरिट क्रेन डर के मारे मर गया, अजाक्स को सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिससे वह अपनी नींद से जाग गया। इतनी जल्दी?
अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ा, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि 15 दिन इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो क्या अंततः भक्षकबाज राजा के लिए दूसरी दुनिया का द्वार खोलने का समय आ गया है? पोर्टल के बारे में सोचने से पहले एजैक्स केवल प्रथम सिस्टम अधिसूचना ही पढ़ता है। चूंकि सिस्टम ने मुझे पोर्टल के बारे में सूचित नहीं किया है, इसलिए उसने अभी तक पोर्टल नहीं खोला होगा। तब तक मैं अन्य सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच करूंगा। आराम करने से पहले अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया कि वह उसे सूचित करे और सिस्टम ने बदले में कुछ भी मांगे बिना ही सहमति दे दी। तो उसने अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पर नज़र डाली। क्या मैं एक मौलिक स्वर्ग को ग्रेड 4 तक अपग्रेड कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया। अजाक्स 26 ग्रेड 3 एलिमेंटल पैराडाइज के उन्नयन के बारे में ज़्यादा उत्साहित नहीं था, क्योंकि उसने इसके लिए भुगतान किया था। हालांकि वह सिस्टम से अतिरिक्त ग्रेड 3 एलिमेंटल पैराडाइज प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इनाम से आश्चर्यचकित और उत्साहित था। अब मुझे कौन सा अपग्रेड करना चाहिए? अजाक्स को लगा कि केवल 3 तात्विक स्वर्ग ही पोषण के लायक हैं, हालांकि वह उनमें से एक को चुनने के लिए दुविधा में था। रक्त, अंतरिक्ष और समय, ये वे 3 मौलिक स्वर्ग हैं जिनके बारे में उसने महसूस किया कि उसे इनमें से किसी एक को चुनना चाहिए ताकि उन्हें तुरंत ग्रेड 4 मौलिक स्वर्ग में अपग्रेड किया जा सके। यद्यपि प्रत्येक तात्विक स्वर्ग के लिए केवल एक ही तात्विक आत्मा थी, फिर भी ग्रेड 4 तात्विक स्वर्ग उस तात्विक आत्मा को अनेक लाभ प्रदान करता था। और उनकी सभी तात्विक आत्माओं के बीच यह एक ज्ञात तथ्य था कि रक्त, अंतरिक्ष और समय तात्विक आत्माएं बहुत सहायक होंगी। इन 3 मौलिक आत्माओं में से रक्त मौलिक आत्मा दूसरों के रक्त से अपने संसाधन पा सकती है। इसलिए मेरे पास प्रोफिस और हेलो बचते हैं। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स को ब्लड को खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगा और उसने प्रोफिस और हेलो के बीच के फायदे और नुकसान पर विचार करना शुरू कर दिया। सिस्टम, मुझे प्रोफिस और हेलो की पूरी जानकारी दो। प्राचीन काल से ही समय और स्थान दुर्लभ और रहस्यमय तत्व रहे हैं, इनमें साधना करना बहुत कठिन था। इसलिए अजाक्स ने उनमें से किसी को लापरवाही से खत्म करने और बाद में पछताने की हिम्मत नहीं की। वर्तमान में वह ये पता लगाना चाहता था कि आने वाले दिनों में कौन सी तात्विक आत्मा उसके लिए अधिक उपयोगी होगी और उसके आधार पर वह तात्विक स्वर्ग के उन्नयन के संबंध में निर्णय लेना चाहता था। डिंग, मौलिक आत्मा का नाम प्रोफिस। साधना स्तर, स्तर 1 कुलीन मौलिक आत्मा जनरल। कौशल, टेलीपोर्ट स्तर 6, आयामी ब्लेड स्तर 5, आंतरिक दुनिया स्तर 4, स्थानिक हेरफेर स्तर 3, स्थानिक लॉक स्तर 2 और पोर्टल निर्माण स्तर 1। डिंग, मौलिक आत्मा का नाम हेलो। तत्व प्रकार, समय। साधना स्तर 1 कुलीन तात्विक। सामान्य क्षेत्र, कौशल, टाइम हॉल्ट स्तर 6, जीवनकाल अवशोषित स्तर 5, जीवनकाल आशीर्वाद स्तर 4, प्लेबैक स्तर 3, टाइमलाइन सम्मोहन स्तर 2 और भविष्यवाणी स्तर 1। जल्द ही दोनों तात्विक आत्माओं के बारे में पूरी जानकारी उनके सभी कौशलों के साथ उनके सामने प्रकट हो गई। स्तर 1 के विशिष्ट मौलिक आत्मा सामान्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्होंने एक और कौशल जागृत किया। आइए देखें कि ये दोनों कौशल कितने शक्तिशाली हैं। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने 2 मौलिक आत्माओं पर नवीनतम कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग, कौशल का नाम पोर्टल निर्माण स्तर 1। प्रभाव, यह मौलिक आत्मा को 2 स्थानों के बीच एक पोर्टल बनाने में सक्षम बनाता है। नोट, एक वर्तमान पोर्टल निर्माण दूरी 1,00,000 किलोमीटर है। 2 पोर्टल केवल उन स्थानों पर बनाए जा सकते हैं जहां मौलिक आत्मा पहले आ चुकी है। विवरण, ये कौशल केवल उच्च स्तरीय अंतरिक्ष तात्विक आत्माओं के लिए अद्वितीय है। डिंग, कौशल का नाम भविष्यवाणी स्तर 1। प्रभाव, इस कौशल की सहायता से तात्विक आत्मा स्वयं, अपने स्वामी और अपने मित्रों के अलावा दूसरों के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है। नोट, ये 100% सही नहीं है। विवरण, एक दुर्लभ कौशल जो ओरेकल नामक प्राचीन पेशे से संबंधित है। पवित्र स्वर्ग, दोनों कौशलों की जानकारी देखने के बाद अजाक्स को गहरा सदमा लगा, क्योंकि उनमें से एक कौशल वह था जिसका वह इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरा कौशल उनके लिए प्रतिभाशाली अनुयायी प्राप्त करने में बहुत उपयोगी होगा। अरे वाह, मैंने सोचा कि उनके नए कौशल की जांच करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन इससे मैं और भी दुविधा में पड़ गया। अजाक्स ने 2 नए कौशलों को देखते हुए एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। रहने दो, मैं टाइम एलिमेंटल पैराडाइज को उन्नत कर दूंगा। अंततः अजाक्स ने इसके बारे में अधिक सोचना बंद कर दिया, क्योंकि वह तात्विक स्वर्ग के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंच गया था। सिस्टम, मैं टाइम एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 4 तक अपग्रेड करना चाहता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने सिस्टम को टाइम एलिमेंटल पैराडाइज को अपग्रेड करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे याद आया कि उसके पास भक्षक ईगल राजा को वश में करने की योजना थी जो दुनियाओं के बीच एक पोर्टल बना सकता था। इसलिए उसने सोचा कि प्रोफिस अपने ग्रेड 4 स्पेस एलिमेंटल पैराडाइज का इंतजार कर सकता है। डिंग, ग्रेड 3 टाइम एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 4 में अपग्रेड किया जा रहा है। कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। मुझे आश्चर्य है कि जब पुरस्कार की बात आती है तो इसमें कम समय लगता है, लेकिन जब मैं स्पिरिट पॉइंट का उपयोग करता हूं तो इसे पूरा करने में सप्ताह लग जाते हैं।
सिस्टम नोटिफिकेशन को देखकर अजाक्स को आश्चर्य हुआ, हालांकि वह जानता था कि सिस्टम उसे जवाब नहीं देगा, इसलिए उसने नहीं पूछा। इसके अलावा मैं स्पिरिट पॉइंट्स का उपयोग करके ग्रेड 3 स्पेस एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 4 तक भी अपग्रेड कर सकता हूं। जब उसने स्पिरिट पॉइंट्स के बारे में सोचा तो अजाक्स ने स्पेस एलिमेंटल पैराडाइज को अपग्रेड करने का निर्णय लिया, बशर्ते की कीमत उचित हो। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ग्रेड 3 एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 4 में अपग्रेड करने की कीमत क्या है? डिंग, इसके लिए 1,00,000 स्पिरिट पॉइंट्स के साथ एक छिपी हुई शर्त को पूरा करना आवश्यक है। क्या? अजाक्स ने जब कीमत देखी तो वह चौंक गया और एक बार फिर से जांचने के लिए उसने अपनी आंखें रगड़ीं। 1,00,000 स्पिरिट पॉइंट पहले से ही बहुत ज्यादा हैं और अभी भी एक छिपी हुई स्थिति है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष तत्व स्वर्ग को अपग्रेड करने में मुझे बहुत लंबा समय लगेगा। सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद अजाक्स को जल्द ही इसे अपग्रेड करने का भरोसा नहीं रहा, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। डिंग, एक और ग्रेड 4 मौलिक स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। कुछ ही समय में अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया, जिससे उसके चेहरे पर उत्साहपूर्ण मुस्कान आ गई और वह समय के तत्व स्वर्ग के बारे में अधिक जानकारी की जांच करने के लिए जल्दी से सुनहरे पूल के पास चला गया। डिंग, मौलिक स्वर्ग स्वर्ण पूल समय ग्रेड 4। प्रभाव 1, सभी आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं के सभी घावों को ठीक करता है, चाहे उनका तात्विक संबंध कुछ भी हो। 2, ये साधना की गति को 10 गुना बढ़ा देता है तथा लंबे समय तक तालाब में साधना करने वाले समय तत्वीय प्राणियों के लिए समय तत्वीय कौशल को जागृत करने की 10% संभावना को बढ़ा देता है। 3, लगातार पूल में रहने और सुनहरे पूल का पानी पीने से रक्त, तात्विक कानून और ताकत बढ़ सकती है। 4, तत्व आत्मा को अपने कौशल के स्तर को बढ़ाने में मदद करने की 50% संभावना। जैसा कि ग्रेड 4 के मौलिक स्वर्ग से अपेक्षा की जाती है, ये बहुत शक्तिशाली है। अजाक्स नए प्रभाव और ग्रेड 4 एलिमेंटल पैराडाइज के संशोधित प्रभावों से संतुष्ट था। सामान्यतः ग्रेड 3 एलिमेंटल पैराडाइज के 3 प्रभाव होते हैं तथा ग्रेड 4 एलिमेंटल पैराडाइज के लिए एक अतिरिक्त प्रभाव होगा। इसके अलावा पिछले 3 प्रभावों को संशोधित और उन्नत किया जाएगा। हालांकि सभी प्रभावों के बीच जिस बात ने अजाक्स को बहुत आश्चर्यचकित किया वह ये था कि सुनहरे कुंड का सुनहरा पानी उसमें साधना करने वाले सभी प्राणियों की सभी चोटों को ठीक कर देगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक कहावत है, समय सब कुछ ठीक कर देगा। अजाक्स को एक उद्धरण याद आया जब वह धीरे धीरे अन्य प्रभावों को पढ़ रहा था। कुल मिलाकर ग्रेड 4 समय तत्व स्वर्ग के साथ न केवल समय तत्व आत्मा बल्कि अन्य तत्व आत्माएं और आत्मा जानवर बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि न केवल ग्रेड 4 समय तत्व स्वर्ग सभी की चोटों को ठीक करेगा बल्कि ये दूसरों को उनकी साधना शक्ति बढ़ाने में भी मदद करेगा। जहां तक तात्विक कानून, कौशल और कौशल उन्नयन का प्रश्न है, ये केवल उस समय की तात्विक आत्मा के लिए था। मैंने समय तत्व आत्मा को उन्नत करके एक अच्छा काम किया। ग्रेड 4 टाइम एलिमेंटल पैराडाइज के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद अजाक्स अपने निर्णय से संतुष्ट था। धन्यवाद समन मास्टर। सुनहरे कुंड में साधना कर रहे हेलो ने अपनी आंखें खोली और सुनहरे कुंड से आने वाले समृद्ध सार को भेजने के लिए अजाक्स को धन्यवाद दिया। अजाक्स के अलावा कोई भी तत्व स्वर्ग को उन्नत नहीं कर सकता था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपने तत्व कानून की खेती पर वापस जाने से पहले अजाक्स को धन्यवाद दिया। उन्हें मौलिक नियमों को अपनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? अजाक्स ने हेलो के हाथ में मौजूद समय तत्व कानून के पत्थर के बारे में सोचने से पहले हेलो की ओर अपना सिर हिलाया। इससे पहले जब उसने वोल्केनिस और इग्निस को तात्विक पत्थर दिए थे तो वे कुछ ही दिनों में तात्विक नियम सीखने में सक्षम हो गए थे। जहां तक हेलो, प्रोफिस और ब्लड का प्रश्न है, उन्हें मौलिक विधि पत्थर दिए हुए 15 दिन हो चुके थे, तथापि वे अभी भी साधना कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्हें मौलिक कानून सीखने में कुछ और समय लगेगा। हालांकि मैं उनका इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि भक्षक ईगल राजा अब किसी भी समय पोर्टल खोल सकता है। हालांकि अजाक्स को यह नहीं पता था कि भक्षक ईगल राजा के शब्द कितने विश्वसनीय थे, फिर भी वह पोर्टल खोलते समय तैयार रहना चाहता था। एक विचार के साथ अजाक्स आंतरिक दुनिया से गायब हो गया और अपने शरीर में वापस प्रकट हुआ। तो जब मैं खेती कर रहा था तो कोई भी इस भूमिगत गुफा में प्रवेश नहीं कर सका। अपनी आंखें खोलते ही अजाक्स ने तनावग्रस्त नीली आत्मा सारस को देखा और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उससे पूछा, तुम अंततः अपनी साधना से बाहर आ गए। जैसे ही लिटिल ब्लू ने अजाक्स को अपनी आंखें खोलते देखा, वह दबी हुई आवाज में अजाक्स पर चिल्लाई। यद्यपि उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह चिल्ला रही हो, लेकिन अजाक्स उसे मुश्किल से सुन पाया क्योंकि वह बोलती रही, हमारे सिर के ऊपर लाखों भक्षक चील हैं और आप भूमिगत गुफा में किसी के प्रवेश न करने की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर वे हमें खोज लेंगे तो क्या होगा? अगर मैं अपनी कुशलता से तुम्हारी उपस्थिति को न छिपाता तो उन्हें बहुत पहले ही पता चल जाता। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने कहा होता कि तुम मुझे भक्षक बाज राजा की दुनिया में ले जा रहे हो तो मैं वहीं रुक जाता और उस जलीय ड्रैगन से लड़ता।
भक्षक चीलों से भरी दुनिया ड्रैगनों के झुंड से भी अधिक खतरनाक है, क्या आप ये जानते हैं? लिटिल ब्लू, जो पिछले 15 दिनों से निराश थी, ने अपना गुस्सा अजाक्स पर निकाला और पिछले 15 दिनों में जो कुछ भी कहना चाहती थी वह सब कह दिया। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। हालांकि अजाक्स ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। अब मुझे थोड़ी राहत महसूस हो रही है। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? अपना सारा गुस्सा बाहर निकालने के बाद लिटिल ब्लू पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर दिखी और उसने अजाक्स से उसकी अगली योजना के बारे में पूछा। क्या तुम सचमुच उन्हें सुनना चाहते हो? अजाक्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी योजना उस छोटे नीले लड़के को बतानी चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं है कि यदि वह अपनी योजना बता देता तो आत्मिक सारस को कोई लाभ होता, बल्कि उसे लगता था कि इससे वह और भी अधिक डर जाएगी। चूंकि तुम मुझे इस खतरनाक दुनिया में लाए हो, इसलिए मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। हर चीज़ का मतलब सब कुछ है। इसमें यह भी शामिल है कि हम कब वापस जा रहे हैं। लिटिल ब्लू ने अपनी आंखों में गंभीरता भरते हुए पूछा। अच्छा, अजाक्स ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, हमें कुछ समय तक और छिपने की जरूरत है, जब तक कि भक्षक बाज राजा दूसरी दुनिया का द्वार खोलकर उसमें प्रवेश न कर जाए। क्या वह जल्द ही पोर्टल खोल देगा? आश्चर्य की बात यह है कि उत्परिवर्तित आत्मा सारस उत्साहित होकर अजाक्स से पूछ रही थी। हाँ, अजाक्स ने एक शब्द से अपने शब्दों की पुष्टि की। ये बहुत बढ़िया है। मेरी जानकारी के अनुसार जब भी ये भक्षक चीलें दूसरी दुनिया पर आक्रमण करती हैं तो इसमें 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का समय लगता है। इसलिए हमें बस उनके जाने तक इंतजार करना है और उनके वापस आने तक यहीं रहना है। आत्मा सारस ने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, मालिक, आपकी योजना अच्छी है, लेकिन हम यहाँ कैसे आए? क्या? उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन के निष्कर्ष पर अजाक्स को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, फिर वह बहुत प्रसन्न हुआ। हालांकि उसने ये स्पष्ट करने की जहमत नहीं उठाई कि वह आगे क्या करने जा रहा था। इसके बजाय उसने उसके अगले सवाल का जवाब दिया, मेरे अपने तरीके हैं। तो क्या तुम विशेष जानवर टोकन पर वापस जाना चाहती हो या बाहर रहना चाहती हो? मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे प्राकृतिक शिकारी की दुनिया कैसी दिखती है। इसलिए जब वे इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं यहाँ आज़ादी से घूमूंगा। ये शब्द कहते हुए आत्मिक सारस स्वतंत्रतापूर्वक नाच रहा था। तो फिर आपकी इच्छा? अजाक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और वह मन ही मन सोचने लगा, कितना मूर्ख पक्षी है। जब भी भक्षक बाज राजा आक्रमण की योजना बनाता है तो सभी भक्षक बाज, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को आक्रमण में भाग लेना चाहिए और दूसरी दुनिया में जितना चाहें उतना भक्षण करना चाहिए। चलो देखते हैं बाहर कैसा है। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स धीरे धीरे भूमिगत गुफा से बाहर निकला। आक्रमण शुरू होता है। ड्रैगन के लिए बोनस अध्याय। बिना समय बर्बाद किए उसने गुफा से बाहर झांका। पवित्र स्वर्ग। अजाक्स को दूरी पर लाखों भक्षक चीलों से भरे भूरे बादल को देखकर आश्चर्य हुआ। यद्यपि यह पहली बार नहीं था कि उसने इतनी बड़ी संख्या में भक्षक चीलों को देखा था, फिर भी उनसे निकलने वाली आभा बहुत घनी थी। इस समय अजाक्स बंज पहाड़ों से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी वह भक्षक चीलों के समूह द्वारा उत्सर्जित एक भयावह आभा को महसूस कर सकता था। वहाँ पक्षी निम्न स्तर के हैं, क्या मुझे अपनी योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए? भक्षक चीलों द्वारा उत्सर्जित आभा को देखकर अजाक्स की भौहें तन गईं। डॉट 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 डॉट। बंज पहाड़ों के बीच में सभी लोग, क्या आप आक्रमण के लिए तैयार हैं? 100 मीटर लंबे विशालकाय भक्षक बाज राजा ने ऊंची आवाज में अपने अनुचरों से पूछा। चीख। उसके शब्दों के जवाब में सभी भक्षक चीलें एक साथ चीख उठीं, जिससे बंज पहाड़ियां और वह भूमिगत गुफा हिल गई जिसमें अजाक्स और नन्ही नीली रह रही थीं। तो चलो शुरू करते हैं। अपने अनुचर से वांछित उत्तर पाकर भक्षक गरुड़ राजा ने अपने सेनापतियों की ओर देखा, जिन्होंने भी उसकी ओर सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की तथा उसके सामने अपने विशाल पंखों को गोलाकार में बना दिया। हर कोई अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ अपने राजा को देख रहा था और जल्द ही द्वार खुलने का इंतजार कर रहा था। स्वूश। ज्यादा समय नहीं लगा और मानव मूर्ति के आकार का एक छोटा सा द्वार भक्षक बाज राजा के सामने प्रकट हो गया। यदि अजाक्स ने यह देखा होता तो वह सोचता, वे इतने छोटे से द्वार से कैसे गुजरेंगे। हालांकि कुछ ही समय में मूर्ति के आकार का छोटा सा द्वार बढ़ने लगा और भक्षक बाज राजा जितना बड़ा हो गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी। क्या उसने पोर्टल खोला? यद्यपि अजाक्स अपने स्थान से पोर्टल को नहीं देख सकता था, फिर भी वह दिशा में प्रकृति के सार के घने उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। डिंग। मेजबान को याद दिलाते हुए दूसरी दुनिया का द्वार खोल दिया जाता है। चूंकि अजाक्स ने सिस्टम से कहा था कि पोर्टल खुलने पर उसे सूचित किया जाए, इसलिए उसने अपना कर्तव्य निभाया और अजाक्स को सूचित किया। अच्छा, अब मुझे बस तब तक इंतजार करना है जब तक सभी लोग पोर्टल में प्रवेश नहीं कर जाते। अजाक्स अपनी योजना को क्रियान्वित करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह चाहता था कि सभी भक्षक चीलें पोर्टल में प्रवेश कर जाएं।
उसकी धारणा के अनुसार भक्षकबाज राजा और उसके सेनापति अंत में द्वार में प्रवेश करेंगे, इसलिए वह अन्य भक्षकबाजों के जाने का इंतजार कर रहा था। सब लोग, हमारा आक्रमण अब शुरू हो रहा है, सब कुछ खा जाओ, एक भी चीज पीछे मत छोड़ना। भक्षक गरुड़ राजा ने अपने अनुचरों पर चिल्लाकर उन्हें द्वार में प्रवेश करने का आदेश दिया। चीख, स्वूश, एक चीख के साथ सभी भक्षक चील बिना ज्यादा सोचे समझे द्वार की ओर दौड़ पड़े। 100 मिलियन से अधिक भक्षक चीलों को पोर्टल के माध्यम से दूसरी दुनिया में प्रवेश करने में 1 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। चल दर, सबके चले जाने के बाद भक्षक गरुड़ राजा और उसके सेनापति गंभीर भाव लिए हुए अंदर आए। भक्षक ईगल राजा के लिए यह आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उसे राजा बनने में मदद मिलेगी। जहां तक भक्षक बाज सेनापतियों का प्रश्न है, उन्हें भक्षक कानून के संबंध में सभी आवश्यक संकेत मिल गए हैं तथा उन्हें केवल एक शक्तिशाली शिकार ढूंढना है जिसके आधार पर उन्होंने जो सीखा है उसका पालन करना है। स्वूश, जल्द ही सभी लोग पोर्टल में प्रवेश कर गए और पीछे एक खाली दुनिया छोड़ गए। अरे वाह, वे मेरी सोच से कहीं अधिक तेज थे। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह सभी के पोर्टल में प्रवेश की गति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने सभी को कोसा। छोटे नीले, मैं पोर्टल से होकर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम जो चाहो कर सकते हो। चूंकि भक्षक बाज राजा की दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अजाक्स ने ध्वनि संचरण के माध्यम से बात नहीं की। इसके बजाय उसने पोर्टल की ओर भागने से पहले सीधे आत्मा क्रेन से बात की। क्योंकि उसे नहीं पता था कि पोर्टल कितने समय तक टिकेगा, इसलिए उसने लाइटनिंग क्लाउड स्टेप्स के पहले और दूसरे प्रभाव का इस्तेमाल करके 1 मिनट के भीतर पोर्टल तक पहुंच गया। हफ हफ, भगवान का शुक्र है, यह अभी भी खुला है। बिना समय बर्बाद किए वह बिना कुछ सोचे समझे पोर्टल में कूद गया। डॉट 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 डॉट। पोर्टल के दूसरी ओर वह दुनिया जिसके लिए भक्षक चील राजा ने द्वार खोला था एक कांस्य दानव दुनिया थी। यह एक ऐसी ही दुनिया थी जिसमें अजाक्स और चैंपियंस प्रतियोगिता के अन्य प्रतिभागी प्रवेश कर गए। कांस्य दानव दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से कांस्य राक्षसों से भरी हुई थी जो राक्षसों के बीच सबसे निचले वर्ग से संबंधित थे। दुनिया में अभी अभी प्रवेश करने वाले 100 मिलियन भक्षक चीलों की तुलना में इस दुनिया में 1 अरब से अधिक कांस्य राक्षस थे, हालांकि वे पूरी तरह से दुनिया भर में बिखरे हुए थे। सींग, जिस क्षण 100 मिलियन भक्षक चीलें संसार में प्रविष्ट हुईं, एक जोरदार तुरही की ध्वनि हुई जो कांस्य दानव संसार के हर कोने में गूंज उठी। सब लोग, यह आक्रमण है। सभी लोग आने वाले आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए तैयार रहें। आप जितने अधिक आक्रमणकारियों को मारेंगे, आपका पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। विश्व के सभी कांस्य दानव जनरलों ने अपने अनुचरों को आदेश दिया और उन्हें आक्रमणकारियों के साथ आगामी युद्ध के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में कोई नहीं जानता कि आक्रमणकारी कौन थे, हालांकि चूंकि कुछ लोग उनकी दुनिया पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। हम भक्षक चील, हालांकि कांस्य दानव दुनिया की गहराई में कहीं उन शब्दों को कहने से पहले 4 लाल रंग की आंखें एक साथ खुलीं। अगर कोई राजा भक्षक चील है तो मैं इस दुनिया से भाग जाऊंगा। जो प्राणी अभी अभी जागा था वह भागने की जल्दी में नहीं था, इसके बजाय वह निर्णय लेने से पहले भक्षक चीलों के राजा के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। डॉट 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 डिंग, भक्षक बाज राजा द्वारा बनाया गया पोर्टल कम से कम 1 महीने तक चलेगा। जब तक वह इसे बंद नहीं करना चाहेगा, ये खुला रहेगा। जैसे ही वह दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा था, उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिससे अजाक्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। कांस्य दानव दुनिया में तुम्हें पता है क्या करना है ना? जैसे ही भक्षक गरुड़ राजा ने कांस्य दानव दुनिया में प्रवेश किया, उसने बिना समय बर्बाद किए अपने सेनापतियों से पूछा। हाँ महाराज, भक्षक ईगल जनरलों ने अपने 100 मिलियन से अधिक अनुचरों के साथ 10 विभिन्न मार्गों पर उड़ान भरने से पहले अपना सिर हिलाया। प्रत्येक समूह में 10 मिलियन से अधिक भक्षक चील थे और वे जहां भी जाते थे वहां सीधे कांस्य राक्षसों को मार देते और खा जाते थे। मैं इस दुनिया के राजा को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं? जब सभी लोग चले गए तो भक्षक गरुड़ राजा हवा में उड़ गया और कांस्य दानव दुनिया के राजा को चुनौती दी। यद्यपि उनकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी उनके शब्द आधी दुनिया के कोने कोने में गूंजते थे। इसके अलावा उसे पूरा विश्वास था कि दूसरा पक्ष उसकी बातें जरूर सुनेगा। हाँ, उनके शब्दों के जवाब में पता नहीं दुनिया के किस कोने से जोरदार ठहाके गूंज उठे। भक्षक बाज राजा ने अपने बाज जैसे चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया और वह हंसी बंद होने का इंतजार करने लगा। रंबल, जल्द ही हंसी बंद हो गई और उसी समय गड़गड़ाहट की आवाज़ शुरू हो गई। छिपना बंद करो और मुझसे लड़ने के लिए बाहर आओ। भक्षक गरुड़ राजा ने कांस्य राक्षस राजा की हरकतों का उपहास किया और उसे लड़ने के लिए बाहर आने को कहा। हाँ, तुम वाकई हिम्मत वाले हो कि सिर्फ 100 मिलियन भक्षक बाज के साथ मेरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो।
जैसे ही भक्षक बाज राजा के शब्द समाप्त हुए, एक 500 मीटर लंबा विशाल कांस्य राक्षस, जिसके माथे पर 2 कांस्य सींग और एक चांदी का सींग था, जमीन से प्रकट हुआ और भक्षक बाज राजा का उपहास करने लगा। जब मैंने एक एक चुनौती मांगी है तो तुम सेनाओं की चिंता क्यों कर रहे हो? यदि तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारे 1 अरब कांस्य राक्षसों को खा जाऊंगा। चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ भक्षक गरुड़ राजा ने कांस्य राक्षस राजा को उत्तर दिया। भक्षक गरुड़ राजा, जो कुलीन सामान्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था, कांस्य राक्षस राजा के अलावा कोई भी उसके एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए यदि कांस्य राक्षस राजा उससे लड़ना नहीं चाहता था तो वह राजा के राज्य में प्रवेश करने के लिए पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। ये भक्षक बाज राजा के लिए जीत वाली स्थिति है। उसे या तो कांस्य दानव राजा को हराना होगा या फिर राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए दुनिया के सभी कांस्य दानवों को खाना होगा। हाँ, अगर आपने कुछ साल पहले मेरी दुनिया का द्वार खोला होता तो मैं उसी क्षण भाग जाता जब आप इस दुनिया में प्रकट होते। हालांकि अब मैं एक राजा क्षेत्र का दानव बन गया हूँ। जोर से हंसते हुए कांस्य राक्षस राजा ने भक्षक बाज को उत्तर दिया। इसी समय कांस्य दानव राजा अपनी साधना दिखाने के लिए राजा क्षेत्र के दबाव को मुक्त करता है। तो क्या हुआ? तुम राक्षसों की सबसे निचली श्रेणी से हो, इसलिए चाहे तुम राजा बनो या सम्राट, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। जब भक्षक गरुड़ राजा ने साधना का दबाव महसूस किया तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, इसके बजाय उसने कांस्य राक्षस राजा का मजाक उड़ाया। स्वूश! जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, भक्षक गरुड़ राजा अपने स्थान से गायब हो गया और कांस्य राक्षस राजा के 100 मीटर पीछे प्रकट हुआ। कांस्य राक्षस राजा और भक्षक गरुड़ राजा दोनों ने अपने हाथों को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। वह बहुत तेज है और मैं उसे मुश्किल से देख पाता हूँ। कांस्य दानव राजा ने मन ही मन सोचा जब उसने अपने बाएं हाथ को देखा, जिस पर भक्षक बाज राजा के इस्पात पंख के कारण एक छोटी सी खरोंच आ गई थी। वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं, किंग रियल्म साधक दूसरे स्तर पर हैं। जहां तक भक्षक बाज राजा का प्रश्न है, उसने अपने दाहिने पंख की नोक की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया। इससे पहले 1 सेकंड से भी कम समय में भक्षक चील ने अपने उन्नत त्वरण पशु कानून के साथ साथ अपने स्टील विंग का उपयोग करके कांस्य राक्षस राजा के बाएं हाथ को काट दिया। हालांकि उसे पता चला कि यह बेकार था। तो आपका उन्नत त्वरण अपने चरम पर पहुंच गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे खिलाफ जाने में आश्वस्त हैं। चेहरे पर गंभीर भाव लिए कांस्य राक्षस राजा भक्षक गरुड़ राजा की ओर मुड़ा और ये शब्द कहे, तो क्या तुम मेरी सामान्य सुरक्षा को भी भेद नहीं सकते? और अगर मैं अपनी दानव आत्मा को सक्रिय कर दूं तो क्या होगा? हाँ। इससे पहले कि भक्षक चील कोई उत्तर दे पाता, एक विशाल पारदर्शी कांस्य दानव जो बिल्कुल कांस्य दानव राजा जैसा दिखता था उसके सामने प्रकट हुआ और उसने कांस्य दानव राजा के लिए एक बाह्यकंकाल का निर्माण किया। किसी भी अन्य प्राणी की तरह दानव के लिए भी दानव राजा बनने के लिए समान शर्तें होती हैं। राक्षसों को राक्षसी कानून की खेती करनी होगी और उसे राक्षसी आत्मा में संघनित करना होगा, तभी वे दानव राजा के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र स्वर्ग। अजाक्स, जो कांस्य दानव दुनिया में प्रवेश कर चुका था, वह सब कुछ देख रहा था जो भक्षक चील राजा और कांस्य दानव राजा के बीच हो रहा था। यद्यपि अजाक्स को राक्षस आत्मा के बारे में पता था, फिर भी उसने पहली बार किसी को वास्तविक युद्ध में इसका प्रयोग करते देखा था। 5 तत्वों की दुनिया में वापस मास्टर रेन के पास एक कल्टीवेटर की आत्मा थी। वह मास्टर रेन द्वारा मारे जाने से पहले इसका पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए यह आधिकारिक तौर पर अजाक्स का पहली बार इसे देखना था। क्या वह राक्षस राजा के खिलाफ जीत सकता है? इसके अलावा ये पहली बार था जब उसने किसी राक्षस राजा को देखा था। हालांकि कांस्य राक्षस राजा सबसे निम्न राक्षस वर्ग से संबंधित था, फिर भी वह एक राक्षस राजा था। मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल राक्षस राजा को मारने के लिए करूंगा। साथ ही मैं इस भक्षक चील राजा को भी आसानी से वश में कर सकता हूं। अजाक्स अब दानव राजा से लड़ने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह इंतजार करके देखना चाहता था कि भक्षक बाज राजा कितना शक्तिशाली है। जहां तक कांस्य दानव राजा को देखने के बाद भी अजाक्स को अपनी योजना पर भरोसा था, तो इसका कारण उसके पास मौजूद वस्तुएं थीं। एलिगेंट वॉकर स्क्रॉल, प्राइमल एंट के आक्रमण, बचाव और सहायता के फल तथा कुछ अन्य चीजें जो उसे बिना किसी समस्या के किंग रियल्म कल्टीवेटर के खिलाफ जाने में मदद करेंगी। हालांकि उसे बहुत सावधान रहना पड़ा, अन्यथा उसे यह पता चलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती कि क्या गलत हुआ है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में एक राजा क्षेत्र साधक होगा, यह मेरे लिए एक अच्छी बात है। भक्षक ईगल राजा को वश में करने में अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाए और मन ही मन खुशी से चिल्लाया, जाओ कांस्य दानव राजा जाओ। भक्षक बाज राजा की सारी उम्मीदें खत्म कर दो। ये सही है। उसने भक्षक गरुड़ राजा के स्थान पर कांस्य राक्षस राजा की जय जयकार की।
भक्षकबाज राजा अगर अजाक्स की जय जयकार सुनता तो उससे पूछता, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हमारे बीच खून का झगड़ा है? हालांकि अजाक्स ने एक धार्मिक नज़र से उत्तर दिया होगा, माफ़ करना ईगल भाई, ये दुनिया बहुत क्रूर है और आपको जीवित रहने के लिए जितनी जल्दी हो सके इसके अनुकूल होना होगा। वास्तव में भक्षकबाज राजा के पास वापस आकर कांस्य राक्षस राजा के शब्दों को सुनकर उसने चिल्लाते हुए उसका उपहास किया, पशुवत कानून, भक्षण, सक्रिय हो जाओ। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही राक्षसी आत्मा का उपयोग कर लिया था, इसलिए भक्षकबाज राजा ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और उसने सीधे स्तर 10 भक्षण कानून को सक्रिय कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम एक राजा के खिलाफ एक पशुवत कानून लाना चाहते हो? हाँ, राजा क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में कांस्य दानव राजा शीर्ष रैंक 6 आत्मा जानवर से क्यों डरेगा? इसके अलावा आत्मा उसे एक पशु कानून के साथ लड़ना चाहती है जब उसने पहले से ही राक्षसी कानून से एक राक्षसी आत्मा को संघनित किया था। बस इंतजार करो और देखो। यद्यपि कांस्य राक्षस राजा शुरू से ही भक्षकबाज राजा का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इसका भक्षकबाज राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह छोटी उम्र से ही इसका आदी था। इसके बजाय कांस्य राक्षस राजा के प्रत्येक शब्द के साथ उसकी युद्ध भावना बढ़ती जा रही थी। क्या बकवास है? क्या उसके पास कोई हुनर था या क्या? मेरे इतने मजाकिया शब्द कहने के बावजूद भी वह जरा भी डर क्यों नहीं दिखा रहा है? यद्यपि वह एक राक्षस राजा बन गया, फिर भी उसे अपनी शक्ति की आदत नहीं पड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी नींव पूरी तरह से जमी नहीं थी। इसलिए भक्षकबाज राजा की आंखों में निर्भय भाव देखकर कांस्य राक्षस राजा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मैं इस पक्षी के साथ जोखिम क्यों उठाऊं? मैं अपने पास मौजूद सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि ये भक्षक चील न केवल बहुत स्वादिष्ट होते हैं बल्कि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी देते हैं। जल्द ही कांस्य दानव राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे अपने हाथों में मौजूद सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करना चाहिए। उठो मेरे राक्षस सेनापतियों, उस पक्षी को मार डालो। बिना समय बर्बाद किए कांस्य दानव राजा ने अपने सबसे मजबूत जनरलों को बुलाया, जिनके पास राक्षसी कानूनों के साथ शीर्ष कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना थी। रंबल, कांस्य दानव राजा की पुकार सुनकर कई कुलीन दानव सेनापति अपने राजा की सहायता के लिए उसकी ओर दौड़े। पवित्र स्वर्ग, अजाक्स भूमिगत से आए कुलीन दानव जनरलों के आगमन से हैरान रह गया। पिछली कांस्य दानव दुनिया में मारे गए कुलीन दानव जनरलों के विपरीत वे अधिक शक्तिशाली और बड़े दिखते थे। प्रत्येक विशिष्ट दानव सेनापति की ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी, क्योंकि उन्होंने भक्षकबाज राजा को घेर रखा था और उनकी संख्या 100 से अधिक थी। उन्हें बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ शक्तिशाली खाना चाहता था। अपने चारों ओर 100 विशिष्ट दानव जनरलों को देखकर भक्षक गरुड़ राजा उत्साहित हो गया और उसने कांस्य दानव राजा को धन्यवाद दिया। और जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और कुलीन राक्षस जनरलों की गर्दनें काट दी तथा एक ही घूंट में उनके सिर निगल गया। कांस्य दानव राजा के विपरीत इन कुलीन दानव जनरलों के शरीर मजबूत नहीं थे, इसलिए भक्षक चील राजा ने अपनी गति का उपयोग करके एक ही उड़ान में उनमें से 10 को मार डाला। क्या कांस्य दानव राजा को यह आशा नहीं थी कि वह भक्षक राजा द्वारा मूर्ख बनाया जाएगा, क्योंकि उसने देखा कि उसके 10 कुलीन दानव जनरलों को एक ही पल में मार दिया गया था। लानत है तुझ पर, छोटे पक्षी, आग बबूला। कांस्य दानव राजा क्रोधित हो गया और उसने भक्षकबाज राजा को श्राप दे दिया तथा अपने आक्रमणों में से एक का प्रयोग किया, दानव राजा की सुरक्षा। जैसे ही उसने ये कहा, शेष 90 कुलीन दानव जनरलों पर एक पतली परत दिखाई दी। भक्षक क्लोनों, जाओ और गिरे हुए कुलीन दानव जनरलों के शरीरों को खा जाओ। भक्षकबाज राजा ने कांस्य दानव राजा की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने अपने जैसे दिखने वाले 10 छोटे भक्षकों को बुलाया, हालांकि वे केवल 1 मीटर आकार के थे। जैसे ही उन्हें बुलाया गया, वे सिरविहीन कुलीन राक्षस जनरलों की ओर दौड़े और उन्हें खाना शुरू कर दिया। कांस्य राक्षस राजा की आंखों के सामने वे कुलीन राक्षस जनरलों को खा रहे थे और छोटे भक्षक चीलों को 10 हृदयहीन शरीरों को पूरी तरह से निगलने में 100 सेकंड से भी कम समय लगा। स्वूश। जहां तक भक्षकबाज राजा का प्रश्न है, वह 2 विशिष्ट दानव जनरलों को छोड़ने से पहले उन्हें आकाश में ले जाने में व्यस्त था। ये सब कुछ 2 मिनट से भी कम समय में घटित हो गया, क्योंकि अन्य 2 कुलीन दानव जनरलों को भक्षकबाज राजा ने मार डाला। सब लोग उस पर हमला करो। कांस्य दानव राजा और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसने अपने कुलीन दानव जनरलों को भक्षकबाज राजा पर तुरंत हमला करने का आदेश दिया। धप धप धड़, उनके साथ कांस्य राक्षस राजा भी भक्षक गरुड़ राजा की ओर बढ़ा। स्वूश। चूंकि सभी लोग एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे, इसलिए भक्षकबाज राजा के पास बचने के लिए केवल आकाश में ही रास्ता था। इसलिए वह अविश्वसनीय गति से आकाश की ओर उड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही बच निकलोगे? उपहास करते हुए कांस्य राक्षस राजा ने अपनी राक्षसी आत्मा की मदद से एक विशाल पारदर्शी हाथ का निर्माण किया और भक्षक गरुड़ राजा को पकड़ लिया।
कुछ क्षण पहले लगता है कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। मुझे इसका आनंद लेना चाहिए और हो सके तो इससे कुछ सीखना चाहिए। अपने चेहरे पर एक दिलचस्प भाव के साथ अजाक्स ने भक्षकबाज राजा को देखा जो कुलीन दानव जनरलों से घिरा हुआ था। चूंकि मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहूंगा तो क्यों न मैं अपनी इच्छा जाहिर करूं और कुछ मजा करूं। अचानक उसे अपने बुलावे से किए गए उस वादे का ख्याल आया जिसमें उसने उन्हें आंतरिक दुनिया से बाहर निकलकर लड़ने के लिए कहा था। बिना समय बर्बाद किए वह होने वाली लड़ाई से कुछ दूर भाग गया। ये दूरी ठीक रहेगी। जब उसे लगा कि वह लड़ाई से काफी दूर आ गया है तो वह बुदबुदाया, सब लोग बाहर आ जाओ। स्वूश, गर्जन, स्वूश। जल्द ही रहस्यमय आत्मा कछुए को छोड़कर सभी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मा जानवर उसके पास प्रकट हुए। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। दोनों भक्षक चील और कांस्य राक्षसों को मार डालो, हालांकि मैं एक भी हताहत नहीं चाहता। अपने सामने उत्साहित सम्मन को देखते हुए अजाक्स ने गंभीर स्वर में कहा। इसके अलावा जिन लोगों के पास भागने का कौशल नहीं है वे उन लोगों के साथ एक टीम बनाते हैं जिनके पास ये कौशल है। एक बार जब कोई मौलिक आत्मा या अनुबंधित आत्मा जानवर मारा जाता था तो उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा प्रत्येक मृत्यु यह मास्टर पर एक प्रतिक्रिया छोड़ देगी। इसलिए जब अजाक्स ने ये शब्द कहे तो वह गंभीर था। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। हाँ मास्टर। सभी अनुबंधित आत्मिक जंतुओं और तात्विक आत्माओं ने अजाक्स की चिंताओं को समझा और जल्दी से अपना सिर हिला दिया क्योंकि वे लड़ाई शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। एक और बात, अगर संभव हो तो भक्षकबाज जनरलों को जीवित पकड़ने की कोशिश करो। अब तुम जा सकते हो। जैसे ही अजाक्स ने अपनी बात समाप्त की, सभी आत्मिक जानवर और तात्विक आत्माएं विभिन्न दिशाओं में भाग गईं। इन सब के बीच दिव्य विनाशकारी गोधूली ड्रैगन सबसे पहले दूर भाग गया क्योंकि वह काफी समय से विनाश करने की अपनी इच्छा को दबाए हुए था। इसके अलावा पवित्र कुंड से बाहर आने के बाद उसकी साधना भी बढ़ गई, इसलिए उसने विनाश का मार्ग अपना लिया। हालांकि दो तात्विक आत्माएं अपने स्थान से हिली नहीं, जिससे अजाक्स को परेशानी हुई। तुम दोनों का क्या? तुम उनके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते? अजाक्स ने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ उनसे पूछा, क्योंकि अब तक वे उससे आग्रह कर रहे थे कि वह उन्हें आंतरिक संसार से बाहर निकाल दे। तथापि जब उसने उन्हें जाने के लिए कहा तब भी वे बिना हिले डुले उसके सामने खड़े रहे। बुलावा मास्टर, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपातकालीन स्थिति में कोई आपके साथ रहे? वोल्केनिस ने ज़ेन पर नज़र डालने से पहले अजाक्स को जवाब दिया। ये सही है। वोल्केनिस और ज़ेन वे लोग थे जो अजाक्स की रक्षा के लिए पीछे रह गए। यह आपकी इच्छा है, हालांकि अगर अगली बार मैं आपको आंतरिक दुनिया से बाहर नहीं जाने दूं तो मुझे दोष मत देना। अजाक्स उन्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था और उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने की अनुमति दी। चिंता मत करो, आपकी सुरक्षा किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। बात यह थी कि ज़ेन और वोल्केनिस ने पहले ही तय कर लिया था कि वे पीछे रहेंगे जबकि दूसरे लोग मौज मस्ती करेंगे। इसलिए जब उन्होंने ये शब्द कहे तो वे गंभीर थे। तो फिर चलो लड़ाई देखने चलें। किसी कारण से अजाक्स को वोल्केनिस और ज़ेन के कार्यों से गर्मजोशी महसूस हुई क्योंकि इससे पता चलता था कि उसकी तात्विक आत्माएं कितनी देखभाल करती थीं। यद्यपि वह शक्तिशाली था, फिर भी उसकी साधना अभी भी कम थी और उसे निश्चित रूप से सहायता की आवश्यकता थी। फिर भी अजाक्स के पास बचने के लिए कई चीजें थीं, इसलिए वह इसके बारे में चिंतित नहीं था और कांस्य दानव राजा और भक्षक ईगल राजा के बीच लड़ाई देखने पर ध्यान केंद्रित किया। वाह! जब तक वह अपने पिछले स्थान पर लौटा, उसने देखा कि भक्षक गरुड़ राजा कांस्य राक्षस राजा की राक्षसी आत्मा द्वारा पकड़ लिया गया था और उसे झटका लगा। क्या लड़ाई खत्म हो गई है? अजाक्स आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने तुरंत ही स्क्रॉल को बुलाया और वह उसका उपयोग करने के लिए तैयार था। हालांकि इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाता, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे राहत की सांस मिली और उसने स्क्रॉल को अपनी सूची में रख लिया। आर्ग, धड़ धड़। अचानक विशाल कांस्य राक्षस राजा दर्द से कराह उठा और 2 कदम पीछे हट गया। वह हथेली जो भक्षक बाज राजा को पकड़े हुए थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। ताड़ कहाँ गायब हो गया? अजाक्स को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ताड़ का पेड़ कहाँ गायब हो जाएगा और भक्षक बाज राजा स्वतंत्र हो जाएगा। पशुपतीय कानून कौशल, सब कुछ खा जाओ। जल्द ही अजाक्स ने भक्षक बाज राजा की चीख सुनी जो हवा में उड़ रहा था। जैसे ही उसने अपनी चीख खत्म की, वह उस स्थान से गायब हो गया और उसने वही प्रक्रिया अपनाई जो उसने पहले की थी, जिसमें कुलीन राक्षस जनरलों का सिर काटना शामिल था। क्योंकि कांस्य दानव राजा कुछ भी देख सकता था, शेष 88 कुलीन दानव जनरलों के सिर को भक्षक ईगल राजा द्वारा निगल लिया गया और शेष शरीर को भक्षक ईगल राजा के छोटे क्लोनों द्वारा निगल लिया गया। अब केवल तुम और मैं ही बचे हैं। 100 विशिष्ट दानव जनरलों को भस्म करने के बाद भक्षक गरुड़ राजा द्वारा उत्सर्जित आभा पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि कांस्य दानव राजा की आभा की तुलना में वह आभा अभी भी कम शक्तिशाली थी।
हाहा, तुम्हें लगता है कि मुझे मारना मेरे कुलीन दानव जनरलों को मारने जितना आसान है? तो तुम गलत हो। भय या क्रोध का कोई भी लक्षण दिखाने के बजाय कांस्य राक्षस राजा हंसने लगा। कांस्य दानव राजा अभिशाप सक्रिय करें। जल्द ही उसने हंसना बंद कर दिया और अपने हाथों से कुछ अजीब संकेत करते हुए चिल्लाया। स्वूश! अचानक कांस्य राक्षस राजा के सामने कुछ काले रंग की ऊर्जा प्रकट हुई और भक्षक गरुड़ राजा की ओर बढ़ी। छप छप! यह इतना तेज था कि इससे पहले कि भक्षक गरुड़ राजा इससे बच पाता, वह रहस्यमयी काली ऊर्जा से प्रभावित हो गया। चलो देखते हैं तुम मेरे अगले हमलों से कैसे बचते हो। हाहा! जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अचानक एक छोटी सी गुड़िया जो बिल्कुल भक्षक बाज राजा जैसी दिखती थी, कांस्य राक्षस राजा के हाथों में प्रकट हुई। चीख! भक्षक बाज राजा ने जमीन पर गिरने से पहले एक जोरदार चीख मारी। चाहे उसने अपने पंखों का उपयोग करके उड़ने की कितनी भी कोशिश की, वह उड़ने में असमर्थ था। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर धकेल दिया हो। भक्षक गरुड़ राजा जमीन पर पटक दिया गया। क्या तुमने देखा? तुम्हारी भक्षण क्षमता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं जब चाहूं तुम्हें मार सकता हूं। ये शब्द कहते हुए कांस्य राक्षस राजा ने धीरे से अपने हाथों में गरुड़ गुड़िया को जकड़ लिया। कच पा! भक्षक बाज राजा के शरीर से हड्डियां टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि उसका शरीर भी सिकुड़ रहा था। हे भगवान, ये कैसा काला जादू है! दूर से देख रहे अजाक्स को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कांस्य दानव राजा ने भक्षक बाज राजा को कितनी आसानी से हरा दिया। आह्वान गुरु, भले ही कांस्य राक्षस राक्षसों के सबसे निचले वर्ग के हैं, वे शाप देने में श्रेष्ठ हैं। जब तक शाप तुम्हें प्रभावित करता है, या तो तुम्हें कांस्य राक्षस राजा को मारना होगा या तुम्हें मरना होगा। वोल्केनिस ने धीरे धीरे अपने विचार अजाक्स तक पहुंचाए, जैसे कि वह उनके बारे में जानता हो। हाँ, शाप। एक पल रुको। पिछली बार जब मैंने कांस्य दानव दुनिया में प्रवेश किया था, तो मुझे भी एक कांस्य दानव जनरल ने शाप दिया था। हालांकि मैंने सभी दानव जनरलों को मार डाला। अजाक्स को वह समय याद आया जब वह कांस्य दानव दुनिया में प्रवेश किया था और उसने समझ में अपना सिर हिलाया। वैसे तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? अचानक अजाक्स ने वोल्केनिस से इसके बारे में पूछा, क्योंकि वह हमेशा आंतरिक दुनिया में रहता था। क्या इसका उस मरे हुए लोगों की दुनिया से संबंध है जहां मैंने उन्हें बचाया था? यद्यपि उसने वोल्केनिस से प्रश्न पूछा था, फिर भी अजाक्स को कुछ सूझा। हालांकि ये भी उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि मरे हुए और राक्षस दो पूरी तरह से अलग अलग प्राणी थे। स्पिरिस, नेकोज और मुझे मरे हुए कांस्य दानव राजा ने पकड़ लिया था, और जिससे तुमने हमें बचाया था, वह भी एक मरा हुआ कांस्य सैनिक था जो शाप देने में माहिर था। वह हमें नियंत्रित करने के लिए हम पर शाप लगाने की कोशिश कर रहा था। वोल्केनिस ने बताया कि उन्हें कैसे और क्यों पकड़ा गया। क्या मरे हुए कांस्य दानव? वोल्केनिस की बातें सुनकर अजाक्स को झटका लगा। हाँ, मास्टर को बुला रहा हूँ। उस दुनिया में मरे हुए राजा कांस्य दानव राजा से विरासत हासिल करने में सक्षम था और सफलतापूर्वक कुछ शाप सीख गया था। इसके अलावा मैंने उस दुनिया में अपने आसपास की चीज़ों को देखकर जो सीखा, वह यह है कि हम उसके द्वारा पकड़े जाने वाले एकमात्र तत्व आत्माएं नहीं हैं। मुझे लगता है कि वह अपने निम्न स्तर के मरे हुए सैनिकों को कांस्य मरे हुए सैनिकों में बदलने और उन्हें तात्विक आत्माओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा था। इसके अलावा वोल्केनिस के शब्दों ने अजाक्स को काफ़ी झटका दिया। क्या ये सचमुच संभव है? अजाक्स को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं, जब उसने वोल्केनिस से पूछा। जिस कारण से वह मरे हुए कांस्य दानव राजा हमें पकड़ पाया, वह उसके अधीन राजा की राज्य तात्विक आत्मा के कारण था। क्या उसे मिले सभी झटकों में से ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दानव राजा क्षेत्र की तत्व आत्मा होगी। इसके अलावा वह राजा क्षेत्र की तत्व आत्मा उसे तत्व आत्मा दुनिया से तत्व आत्माओं को पकड़ने में मदद कर रही थी। क्या राजा क्षेत्र की तात्विक आत्मा तात्विक दुनिया के लिए इस तरह से एक पोर्टल खोल सकती है? अजाक्स ने अपने सदमे को दबाते हुए अपनी दो तात्विक आत्माओं से पूछा। हर दुनिया, चाहे वह छोटी दुनिया हो, सामान्य दुनिया हो या बड़ी दुनिया हो, वे अपनी खुद की मौलिक आत्मा दुनिया से जुड़ी हुई हैं, ताकि उन दुनियाओं से बुलाने वाले अपने संबंधित मौलिक आत्मा दुनिया की मौलिक आत्माओं के साथ एक अनुबंध बना सकें। इस बार ज़ेन ने अजाक्स को समझाना शुरू किया, जबकि अजाक्स उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। प्रत्येक तात्विक दुनिया में एक तात्विक आत्मा होगी जो अपनी तात्विक आत्मा की दुनिया के द्वार खोलने की क्षमता प्राप्त करेगी। वहां तक कहकर ज़ेन ने समझाना बंद कर दिया और वोल्केनिस की ओर देखा, जैसे वह उसे वहीं से आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो। यह मरे हुए कांस्य दानव राजा की किस्मत थी या हमारी बदकिस्मती कि हम उस मौलिक आत्मा की दुनिया में पैदा हुए, हम नहीं जानते। एक के बाद एक उन्होंने हमारी दुनिया से मौलिक आत्माओं को पकड़ना शुरू कर दिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। ये शब्द कहते समय वोल्केनिस के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं उभर आईं। उस समय वह बिना किसी साधना के एक सामान्य तात्विक आत्मा मात्र था। मरे हुए कांस्य दानव राजा द्वारा बंदी बनाए जाने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि
अब चीजें बदल गई थीं और जब तक वह कड़ी मेहनत करता, वह कुछ बदलाव ला सकता था या अपनी मौलिक आत्मा की दुनिया की मदद कर सकता था। इसके लिए उसे राजा के राज्य में प्रवेश करना था जो उससे बहुत दूर नहीं था। इसके अलावा उसे अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता भी खोजना था। कोई आश्चर्य नहीं, वोल्केनिस मजबूत बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वह अपनी दुनिया के लिए कुछ करना चाहता था। अंततः अजाक्स को समझ में आ गया कि क्यों वोल्केनिस हर समय प्रशिक्षण लेता था, यहाँ तक कि अपनी आंतरिक दुनिया में भी, क्योंकि वह शक्तिशाली बनना चाहता था। बहुत शक्तिशाली। क्या आप उनकी मदद करने के लिए अपने मूल तत्वों की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं? अजाक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए वोल्केनिस से पूछा। हाँ, मास्टर्स को बुलाना, हालांकि इसके लिए मुझे कम से कम एक राजा क्षेत्र तत्व आत्मा होना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के वोल्केनिस ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, आपको बस अपनी साधना और युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं आपकी मौलिक आत्मा की दुनिया या मरे हुए कांस्य दानव की दुनिया में प्रवेश करने का कोई रास्ता खोजने की पूरी कोशिश करूंगा जहां मैंने आपको बचाया था। अजाक्स ने वोल्केनिस से वादा किया क्योंकि वह भी कुछ करना चाहता था। उनके अनुसार सभी तात्विक आत्माओं को मरे हुए कांस्य राक्षसों के लिए गुलाम बनाना बहुत क्रूर था। इसलिए उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। डिंग, होस्ट के लिए एक नया सिस्टम क्वेस्ट उपलब्ध है। कृपया इसे क्वेस्ट टैब में देखें। अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। हालांकि इससे पहले कि वह जांच कर पाता, एक विशाल राक्षसी हाथ उसे जमीन पर पटकने की कोशिश कर रहा था। बोनस अध्याय। कुछ मिनट पहले जब अजाक्स अपनी दो तात्विक आत्माओं के साथ बातचीत कर रहा था तो कांस्य दानव राजा भक्षक गरुड़ राजा की ओर दया से भरे चेहरे से देख रहा था। चूंकि तुमने मेरी दुनिया में घुसने और मुझे चुनौती देने का साहस किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने निर्णय पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। कांस्य राक्षस राजा ने बाज की गुड़िया को अपने हाथों में दबाना जारी रखा। हालांकि वह जानता था कि उसे इतने कम समय में भक्षक बाज राजा को नहीं मारना चाहिए। वह चाहता था कि भक्षक बाज राजा उसे यातना देने के बजाय उससे अपने प्राण लेने की भीख मांगे। इसलिए वह केवल इतना बल प्रयोग कर रहा था कि भक्षक बाज राजा अभी भी जीवित रह सके। ऐसा लगता है कि आप और भी अधिक सहन कर सकते हैं। भक्षक बाज राजा की आंखों में गंभीर भाव देखकर कांस्य दानव राजा थोड़ा चिढ़ गया और उसने अपने हाथों में पकड़ी गुड़िया पर थोड़ा बल बढ़ा दिया। वैसे मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में भूल गया जो हमें लड़ते हुए देख रहा था। क्या मैं तुम्हारी यातना जारी रखने से पहले उसे मार दूं? हल्की हंसी के साथ कांस्य राक्षस राजा ने भक्षक बाज राजा से कहा। भक्षक बाज राजा ने कांस्य राक्षस राजा के शब्द सुनकर भौहें सिकुड़ी और उत्तर दिया, क्या वे तुम्हारे गुर्गे नहीं हैं? न केवल कांस्य दानव राजा बल्कि भक्षक गरुड़ राजा को भी अजाक्स की उपस्थिति का आभास हो गया जब अजाक्स ने अपनी सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्माओं को बुलाया। हालांकि भक्षक ईगल राजा ने सोचा कि वे कांस्य दानव राजा के अनुचर थे और उसने कुलीन दानव जनरलों को मारने के बाद उन्हें मारने का फैसला किया। जहां तक कांस्य दानव राजा का प्रश्न है, चूंकि अजाक्स और अन्य केवल भक्षक ईगल राजा के पोर्टल के लिए प्रकट हुए थे जो उनके शब्दों में प्रकट हुआ था, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें भक्षक ईगल राजा के अनुचर के रूप में निष्कर्ष निकाला। हाँ, भक्षक बाज राजा की बातें सुनकर कांस्य राक्षस राजा खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं सका और बोला, भले ही मैं जानता हूं कि भक्षक बाज राजा अपने अनुचरों की परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये शब्द कहने में और भी अधिक बेशर्म हो जाओगे। हाँ, यह एक तथ्य था कि भक्षक गरुड़ राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने ही अनुचरों को खा जाता था। तथापि कांस्य दानव राजा के विचार में अपने अनुचरों को त्यागना बहुत ही बेशर्मी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि एक अनुचर को स्वामी के समान ही जाति का होना चाहिए। एक प्राणी दूसरे प्राणियों को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है, और चूंकि अजाक्स भक्षक बाज राजा द्वारा बनाए गए पोर्टल से बाहर आया था, इसलिए कांस्य दानव राजा को पूरा यकीन था कि अजाक्स और अन्य भक्षक बाज राजा के अनुचर थे। ठीक है, चूंकि वे न तो आपके गुर्गे हैं और न ही मेरे गुर्गे हैं, तो मैं उन्हें खुशी खुशी मार डालूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, कांस्य दानव राजा का आत्मा हाथ उस स्थान की ओर बढ़ा जहां अजाक्स और उसकी तात्विक आत्माएं बातचीत कर रही थीं। आह्वान मास्टर चकमा। वोल्केनिस वह पहला व्यक्ति था जिसने उस विशाल राक्षसी आत्मा वाले हाथ को देखा, क्योंकि वह अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसने जल्दी से अजाक्स को चेतावनी दी। टेलीपोर्ट। स्वूश। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने सीधे टेलीपोर्ट का उपयोग करके अपने स्थान से गायब हो गया। बूम। जैसे ही अजाक्स अपने स्थान से गायब हुआ, विशाल राक्षसी आत्मा का हाथ जमीन पर आ गिरा और जमीन पर एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दिया। वह भाग गया। यद्यपि कांस्य दानव का आत्मा हाथ थोड़ा धीमा था, फिर भी स्तर 2 के सामान्य क्षेत्र साधक के लिए इसे चकमा देना संभव नहीं था। तो वह आश्चर्यचकित हो गया और अपने चेहरे पर एक दिलचस्प नज़र के साथ अजाक्स को देखने लगा। ऐसा लगता है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। अजाक्स ने अपने सामने खड़े विशाल राक्षस को देखते हुए चुपचाप अपने आप से कहा।
मानव, तुम्हारे स्वामी ने पहले ही तुम्हें त्याग दिया है। क्या तुम मेरे सेवक बनना चाहते हो? हालांकि कांस्य दानव राजा के अगले शब्दों ने एक पल के लिए अजाक्स को आश्चर्यचकित कर दिया। अजाक्स ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह कांस्य दानव राजा द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था, हालांकि वह अपनी योजना में थोड़ा संशोधन कर रहा था। अपना निर्णय बताने से पहले क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? अजाक्स ने कांस्य दानव राजा के निर्णय को अस्वीकार या स्वीकार नहीं किया, इसके बजाय उसने कहा कि वह भक्षकबाज राजा से बात करना चाहता था। जरूर, चूंकि भक्षकबाज राजा पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, इसलिए कांस्य दानव राजा ने ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई और उसने अजाक्स को भक्षकबाज राजा के साथ बात करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा कांस्य दानव राजा ने यह मान लिया कि अजाक्स भक्षकबाज राजा को श्राप देना चाहता था, क्योंकि उसने अजाक्स को अपना अनुचर नहीं बनाया था। भक्षकबाज राजा, मैं आ रहा हूँ। अजाक्स उत्साहित था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी तथा वह भक्षकबाज राजा की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लगता है कि ये दिलचस्प होने वाला है। कांस्य दानव राजा ये देखना चाहता था कि अजाक्स अपने दिल की इच्छानुसार भक्षक गरुड़ राजा को श्राप दे। ... कांस्य दानव दुनिया में कुछ यादृच्छिक जगह। एक विशाल कुलीन दानव एक भक्षकबाज सेनापति से लड़ रहा था और उसी समय उनके अनुचर भी दूरी पर लड़ रहे थे। भक्षक चील एक कांस्य राक्षस को मार डालते थे तथा अन्य राक्षस जनरलों को मारने से पहले उसके शरीर को खा जाते थे। कांस्य राक्षसों की तुलना में भक्षक चील उसी साधना क्षेत्र में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा भक्षक चील की गति अविश्वसनीय थी, जिससे कांस्य राक्षसों के लिए भक्षक चील को मारना मुश्किल हो गया। हालांकि भक्षक ईगल जनरल और कुलीन दानव जनरल के बीच लड़ाई गतिरोध में थी। कुलीन दानव जनरल भक्षकबाज जनरल को पकड़ने में असमर्थ था और साथ ही भक्षकबाज जनरल कुलीन दानव जनरल को घायल करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास एक कठोर ढाल थी। गर्जन। भक्षकबाज सेनापति और कुलीन दानव सेनापति के बीच गतिरोध के बीच दूर से एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी। एक ड्रैगन। दोनों मिनी बॉस ने लड़ना बंद कर दिया और दूर से विशाल बैंगनी रंग के ड्रैगन को बड़े उत्साह से अपनी ओर उड़ते हुए देखने लगे। गोधूली की शक्ति। वह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि दिव्य विनाशकारी गोधूली ड्रैगन था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना चाहता था। गर्जन। जोरदार ड्रैगन दहाड़ के साथ उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में अपना परिचय दिया। दिव्य विनाशकारी तोप। जब दिव्य विनाशकारी ड्रैगन भक्षकबाज और कांस्य दानव के बीच चल रहे युद्ध से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था, तो उसने अपना शक्तिशाली लंबी दूरी का हमला सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने कौशल को सक्रिय किया, ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक सुनहरे प्रभामंडल के साथ बैंगनी रंग की ऊर्जा किरण प्रकट हुई। स्वूश, बूम। ऊर्जा किरण कांस्य दानवों और भक्षक चीलों के समूह पर उतरी और उन्हें हमले से बचने का मौका दिए बिना ही तुरंत मार डाला। स्वूश, स्वूश, बूम, बूम। ये देखकर कि वहां अभी भी कुछ भक्षक चीलें थीं और कांस्य राक्षस जीवित थे, दिव्य विनाशकारी ड्रैगन ने अपनी दिव्य विनाशकारी तोप का उपयोग करके कई ऊर्जा किरणें छोड़ीं। अन्य आत्मिक जानवरों के विपरीत, जो अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने के बाद कमजोर हो जाते हैं, ड्रैगन और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, मानो वह सभी भक्षक चीलों और कांस्य राक्षसों को मारने के बाद पुनः शक्तिशाली हो गया हो। इसके अलावा ड्रैगन या अन्य आत्मिक जानवरों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे बहुत कमजोर हैं। दूरी पर राख को देखते हुए ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और उसने कुलीन दानव जनरल और भक्षकबाज की ओर देखा, जो उसके हमलों से बचने में सक्षम थे। तुम कौन हो? तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? भक्षक चील और कांस्य कुलीन दानव जनरल दोनों ने एक ही समय में उड़ते हुए ड्रैगन से पूछा। यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक धड़ के साथ ड्रैगन जमीन पर उतरा और उसने दोनों प्राणियों को देखा और कहा, चूंकि मेरी दिव्य विनाशकारी तोप इतनी शक्तिशाली है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसका प्रयोग तुम पर नहीं करूंगा। यद्यपि उसके शब्द अहंकारी लग रहे थे, फिर भी उसे अहंकारी होने का पूरा अधिकार था, क्योंकि मैं एक दिव्य विनाशकारी ड्रैगन हूं और मेरा काम तबाही मचाना है। इसके अलावा एक और कारण था कि वह उसी हमले का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसे उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और वह भक्षक ईगल जनरल को नहीं मारेगा। क्या हम उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं? जब दानव सेनापति ने दैवीय विनाशकारी ड्रैगन को देखा तो उसे एक अज्ञात भय महसूस हुआ। इसलिए उसने भक्षकबाज सेनापति से मदद मांगने का फैसला किया। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए या मुझे सचमुच ड्रैगन को मारने के लिए उसके साथ सेना में शामिल हो जाना चाहिए? भक्षकबाज सेनापति ने ड्रैगन को देखा और उसके दिमाग में कई विचार आए। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि वह अपने सामने मौजूद ड्रैगन को नहीं मार सकता, फिर भी वह अपने उन्नत वर्ण जानवर कानून की मदद से बच सकता था। जरा कल्पना करो कि एक बार जब तुम एक दिव्य विनाशकारी ड्रैगन को खा जाओगे तो तुम कितने शक्तिशाली हो जाओगे। ये देखकर कि भक्षकबाज सेनापति हिचकिचा रहा है, कुलीन दानव सेनापति ने बाज को किसी ऐसी चीज से लुभाया जिसका कोई भी भक्षकबाज विरोध नहीं कर सकता था।
स्वूश। बिना किसी हिचकिचाहट के भक्षकबाज सेनापति ने अपना सिर हिलाकर कुलीन दानव सेनापति के अनुरोध पर सहमति जताई और दिव्य विनाशकारी ड्रैगन की ओर दौड़ पड़ा। जब ट्वाइलाइट ने भक्षक चील को आते देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसने बचने या वापस हमला करने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह बिना किसी डर के वहीं खड़ा रहा। क्री। भक्षक चील ने अपने उन्नत त्वरण पशु कानून का अपने लाभ के लिए प्रयोग किया तथा छोटी मोटी चोटें पहुंचाना चाहा, हालांकि उसके अपने पंख ड्रैगन के शरीर के संपर्क में आने पर टूट गए। जब भक्षकबाज सेनापति दर्द से कराह रहा था तब ट्वाइलाइट ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके भक्षकबाज सेनापति को जमीन पर पटक दिया। क्या तुम मरना चाहते हो या मेरे मालिक का नौकर बनना चाहते हो? भक्षकबाज सेनापति को कैद करने के बाद ट्वाइलाइट ने उसके चेहरे पर ड्रैगन जैसी मुस्कान के साथ उससे पूछा, मैं कभी नहीं बनूंगा। धड़ धड़ धड़। इससे पहले कि भक्षकबाज सेनापति अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी पूंछ ने भक्षकबाज पर कई बार लगातार प्रहार किया। ड्रैगन अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते थे और जब ट्वाइलाइट को पता चला कि उसे क्या पसंद नहीं है तो उसने भक्षक ईगल जनरल की पिटाई कर दी और उससे उसका निर्णय पूछा। मैं नहीं करूंगा। धड़ धड़ धड़। एक बार फिर, इससे पहले कि भक्षकबाज सेनापति अपनी बात पूरी कर पाता, ट्वाइलाइट ने वही प्रक्रिया दोहराई और तभी रुकी जब भक्षकबाज सेनापति के शरीर में मुश्किल से ही सांस बची थी। बस नहीं, कह दो और मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्त कर दूंगा। ट्वाइलाइट अपने शिकार को जीवित रखना या उसे वश में करना नहीं चाहता था। वह बस उन्हें मारना और खाना चाहता था। हालांकि चूंकि अजाक्स ने उसे भक्षक ईगल जनरलों को वश में करने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहा था, इसलिए वह कोशिश कर रहा था और यदि दूसरा पक्ष उसकी पेशकश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। मैं जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। अंततः ड्रैगन की पूंछ से कई बार झेलने के बाद भक्षक ईगल जनरल ने कमजोर स्वर में जवाब दिया और गोधूली विनाशकारी ड्रैगन की बात से सहमति जताई। दरअसल अन्य प्राणियों की तुलना में भक्षक चील किसी भी कीमत पर अपना जीवन नहीं खोना चाहता था। यदि कोई और आकर वर्तमान भक्षक ईगल जनरल को हरा देता है तो वह ट्वाइलाइट के प्रति तब तक वफादार रहेगा जब तक वह चोटों को सहन कर सकता है। उसके बाद वह दूसरे पक्ष के प्रति अपनी वफादारी बदल देगा। ये भक्षक चील इसी तरह जीवित रहते हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके अलावा यही कारण है कि अजाक्स को यकीन था कि उसकी योजना काम करेगी। ट्वाइलाइट ने जब ये शब्द सुने तो वह निराश हो गया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, बस थोड़ी देर वहीं लेटे रहो, मेरा उससे कुछ अधूरा काम है। ये शब्द कहने के बाद ड्रैगन ने अपना सिर घुमाया और कुलीन दानव जनरल की ओर देखा जो धीरे धीरे दूर भाग रहा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते। स्वूश। ये कहकर ट्वाइलाइट हवा में उड़ी और कुलीन दानव जनरल की ओर बढ़ी। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे मालिक के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेता हूँ। इससे पहले कि ट्वाइलाइट कुलीन दानव जनरल पर हमला कर सके, दानव घुटनों पर गिर गया और सीधे उन शब्दों को कहा, तारांकन तारांकन तारांकन। बोनस अध्याय का लक्ष्य 150 गोल्डन टिकट।